इसके पीछे दो मुख्य मकसद है। एक तो अभी जो देश के पार्लियामेंट के अंदर वक्फ संशोधन बिल की स्वीकृति मिली है, उसके विरोध में, और दूसरा हमारे क्षेत्र का बहुत सारा विकास का मुद्दा है। इन्हीं दो बातों पर आपके बीच रूबरू होने के लिए आज हम इस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। तो अभी आप सब लोग जानते हैं, खास करके मीडिया के साथी, जिस रूप में पूरे देश के अंदर जो वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में बहुमत के द्वारा इस बिल को पारित करवा दिया गया है। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग मानते हैं कि यह बिल जो है बिल्कुल संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी कैसे है? संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों को दिया गया है, और वह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने धर्म और संस्थाओं को किस रूप में चलाएगा, उसके लिए उसको स्वतंत्रता दी गई है। राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन ये जो वक्फ संशोधन बिल है, देश के 30 करोड़ मुसलमानों के हित के विपरीत है। और वक्फ जो है मुसलमान भाइयों के द्वारा अल्लाह के नाम पर दिया गया संपत्ति है, जिसका वक्फ के माध्यम से वो अपने सामाजिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए उस राशि का उपयोग करते हैं। लेकिन जो नया कानून आया है उसमें कुछ इस तरह के बदलाव किए गए हैं जिससे इन लोगों का जो वक्फ है, उस वक्फ पर सरकार की मंशा है कि वक्फ की संपत्ति को हम कब्जा कर लें, और कब्जा करके अपने इष्ट मित्रों को, अडानी अंबानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को हम वक्फ की संपत्ति डोनेट करवाएं और उस पर बड़ा बड़ा कारखाना और बड़े बड़े महल बनवाने का काम करें। तो जो हम लोगों का पहला आपत्ति है, पहले वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड बना था, और वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड जो था पूरे तौर पर एक संवैधानिक संस्था थी। न्यायिक पदाधिकारी और बिहार सरकार के नामित पदाधिकारी, विभिन्न तरह के सांसद, एमएलए और भी जो इमिनेंट पर्सन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी थे, जो जानकार थे इस मुस्लिम लॉ का, इन तमाम लोगों को रखा जाता था वक्फ बोर्ड के अंदर में, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल था। और इस बार वक्फ ट्रिब्यूनल को समाप्त करके केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर डीएम को अधिकृत कर दिया, कलेक्टर को अधिकृत कर दिया कि कलेक्टर को ही अब अंतिम अधिकार है, वो जो वक्फ की संपत्ति पर निर्णय लेगा उसके विपरीत आप कहीं भी किसी भी न्यायालय में अपील या मुकदमा दायर नहीं कर सकते। हम लोगों का विरोध इस पे यही है। सदन में भी हमारे साथियों ने बोलते हुए बताया था कि कलेक्टर जो होता है जिला का रेवेन्यू अफसर होता है, वो रिकॉर्ड रेवेन्यू का संहारक होता है, देखता है कि रेवेन्यू का रिकॉर्ड में किसके नाम पर कौन सी संपत्ति दर्ज है, और उसकी व्यवस्था सरकार जो करती है उसमें कलेक्टर को एम्पावर किया गया है। लेकिन कलेक्टर किसी संपत्ति का उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति को नहीं बना सकता, ऐसा कहीं कानून में नहीं है। सीपीसी का जो प्रोविजन है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राइट एंड टाइटल ऑफ एनी प्रॉपर्टी should be decided by a competent court, and competent court is judicial court। तो जुडिशियल कोर्ट को कॉम्पिटेंसी दिया गया है राइट एंड टाइटल डिसाइड करने का। लेकिन ये सरकार मनमाने तौर पर कलेक्टर को अधिकृत करके, यानी सरकार का पदाधिकारी ही सिर्फ उसमें रहे, और सरकार जो चाहे वक्फ का संपत्ति को जिस रूप में चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो एक हम लोगों का इसमें विरोध है। दूसरा हम लोगों का जो विरोध है, इस वक्फ संशोधन बिल में जो आरक्षण की बात कही गई है, और इसमें आरक्षण के नाम पे ये बता दिया गया कि इसमें गैर मुस्लिम लोग भी सदस्य होंगे। हमारा कहना है कि देश के अंदर और भी धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, लेकिन इन धर्मों के जो प्रबंधन है, इन धर्मों के प्रबंधन में कहीं भी किसी भी एक भी दूसरे कौम के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो फिर मुस्लिम के वक्फ में
और मुस्लिम के वक्फ संशोधन बिल के आधार पर जो ये व्यवस्था किया जा रहा है कि वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम भी सदस्य रहेंगे, ये निश्चित रूप से मुसलमानों की भावना को आहत करता है। यदि सरकार इतना ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है तो हम लोग तो कहे हैं, हमारे साथियों ने सदन में कहा है कि यदि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है सरकार, तो सबसे बड़ा ट्रस्ट है अभी हिंदुओं का राम मंदिर जो बना अयोध्या में, वहाँ भी 2-4 दूसरे जाति के लोगों को प्रतिनिधि बना दे, दूसरे धर्म के लोगों को वहाँ भी प्रोटेक्शन रिप्रेजेंटेशन दे दे, लेकिन वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं कि मुस्लिम संस्थाओं में गैर मुस्लिम सदस्यों को नॉमिनेट करना बिल्कुल ही गलत है। तीसरी बात है कि वक्फ जो है, अब पहले 2013 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और 2013 में जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी है यदि उसके हम मालिक हैं तो हमको अधिकार है, हम इस प्रॉपर्टी को किसी को दे सकते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया कि वक्फ में वही व्यक्ति डोनेट करेगा जो 5 साल तक मुस्लिम धर्म को माना है और आज भी इस्लाम धर्म को मान रहा है, यानी मुसलमान ही सिर्फ वक्फ में प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। प्रॉपर्टी कोई भी किसी भी धर्म का लोग यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास आय से अधिक संपत्ति है और हम इसका उपयोग सामाजिक काम में करना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। हमारा संपत्ति और हमको देने का अधिकार से वंचित कर दिया जाए, ये कैसा कानून है भाई, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो इस रूप से कि वक्त में सिर्फ मुस्लिम डोनेट करे, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। अंतिम बात जो बीजेपी के लोगों ने कहा वहाँ पे कि हम पासमानदा के मुसलमानों के विकास के लिए ये नया संशोधन ला रहे हैं, तो पासमानदा ठीक है, मुस्लिम का एक पिछड़ा हुआ कौम है, विकास उसका होना चाहिए, इसमें हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते कि विकास नहीं होना चाहिए। लेकिन विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है कि आप सिर्फ पासमानदा मुस्लिम की बात करते हैं और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी 2011 से इस बात को पूरे देश के अंदर उठा रहे हैं कि देश के अंदर जातीय गणना होना चाहिए। तो जातीय गणना आप कराने के लिए तैयार नहीं है, इस पर सरकार कुछ नहीं बोलती है। और आप यदि मुसलमानों में आप पासमानदा और उच्च मुस्लिम बनाइएगा तो इस स्थिति में आप उसके बीच डिवीजन पैदा कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि कितना पासमानदा है, कितना फॉरवर्ड है, कितना बैकवर्ड है, कितना गुजरा है, कितना शेख है, कितना सैयद है, कितना मलिक है? कैसे पता चलेगा जब आपने कोई अभी तक सर्वेक्षण ही नहीं कराया? और यदि आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो हम तो केंद्र सरकार से हम लोगों ने कहा है और हमारे प्रतिनिधि मंडल और हमारे साथियों ने लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी कहा कि यदि सरकार दलितों को, पिछड़ों को यदि आरक्षण देना चाहती तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप उसके लिए विकास का काम कीजिए। लेकिन आप एक नया एक्ट लेकर के आइए कि देश के अंदर जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उन धार्मिक संस्थाओं में 60% से ऊपर दलित, पिछड़ा और कमजोर वर्ग के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। यदि सरकार का ये मंशा है तो मंशा तो इनका स्पष्ट है कि ये राइट डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। तो बांटो और शासन करो, जो अंग्रेज कर रहा था तो मुसलमान को भी बांटने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर 30 करोड़ मुसलमान इस बिल से आहत हैं और लगातार इसका विरोध हो रहा है। और विरोध होने के बाद जो राजनीति के कुछ नए चेहरे आपके सामने आ रहे हैं उसको भी आप देखने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बिहार में हमेशा कहते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर राज्य चलाना चाहते हैं। आज इनका मुखौटा सामने आ गया, इन्होंने इस बिल का समर्थन किया, बीजेपी के साथ जाकर के खड़ा हो गए और इन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये जो अमेंडमेंट है सही है। कैसे अमेंडमेंट सही है, इस पर कोई तर्क देने के लिए उनके लोग तैयार नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि अभी से बिल लागू होगा, यानी पहले तक वाला सब जो है वो ठीक रहेगा, अभी से सुधार होगा। तो अभी से सुधार की क्या आवश्यकता है? यदि कोई आवश्यकता थी तो उसको बताना चाहिए था। तो नीतीश बाबू कहते कुछ है, करते कुछ है, इनका असली चेहरा उजागर हो गया। आज ये बिल के पक्ष में खड़ा होकर के
इन्होंने साबित कर दिया कि हम आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं, और वह आरएसएस जो इस देश के अंदर हमेशा देश का अपमान करने का काम किया, वही आरएसएस है जो 52 वर्ष तक अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, वही आरएसएस है जो आज तक आज़ादी के बाद एक भी दलित पिछड़ा गरीब को आरएसएस ने अपना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में अध्यक्ष नहीं बनाया। सिर्फ एक ब्राह्मण जाति के लोग आज तक उसका अध्यक्ष होते रहे, और उसके गोद में बैठ के नीतीश कुमार जी को सब भूल गए। इसलिए थका हारा लाचार व्यक्ति जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है, वो बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अल्पसंख्यकों को दगा देने का काम किया है। इसलिए अगले जो चुनाव होने हैं बिहार में, वो परिणाम यह साबित करेगा कि बिहार का विजन है और बिहार के लोगों का सोच है कि एकमात्र युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार को एक नए विजन के साथ बिहार में विकास की उम्मीद को कायम रखेगा। और जो वातावरण बन रहा है उससे आज हम लोग पूरे तौर पर हर वर्ग के लोग हमारे नेता को पसंद कर रहे हैं, हमारे विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। और 2025 का चुनाव में अब इंशाअल्लाह हम लोग बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करेंगे। और आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को वापस लिया जाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है क्षेत्र के विकास का। क्षेत्र के विकास के संबंध में कुछ नई बातें जो हुई है वो आपसे कहना चाहेंगे। सबसे पहले विकास की योजनाएं यहाँ लंबित थी, सभी योजनाओं को हमने प्रशासनिक स्वीकृति कराने का काम किया। जो आपका ये आकाशपुर का जो रोड है वो रोड चलने की स्थिति में नहीं था। दनियामा पेंदापुर आकाशपुर का रोड का 1.5 फीट गड्ढा था। उस रोड का टेंडर भी निकल गया कल अखबार में, और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हमने मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के माध्यम से कराने लगा। आपको जो ये एकंगरसराय से तिल्हाड़ा रोड में जो नाला बन रहा है, जिसके चलते सड़क पर पानी लगा रहता है, उस पूरे नाला का स्वीकृति हमने कर दिया। अपने फेसबुक पर भी हमने डाला है, आप वहां से देख सकते हैं लेकर, और वो आदेश के साथ हमने डाला है। वो पूरा नाला बनने जा रहा है और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। और ये जो धावा के अंदर से जो रोड आई है मेन रोड पर, उसमें रोड और नाला का निर्माण, उसकी भी स्वीकृति हमने कराया है। एक धनहर से जो सामने आपका ये इंजोरा बीघा तक चला गया है वो नाला, और उसका ये क्या बोलता है, नाला के बाद पॉल बनना है, उसका भी स्वीकृति हम लोग नगर विकास विभाग से करवाएं। अब एकमात्र हम लोग का एक और काम है, फिरोजा तालाब जो है उसका जीर्णोद्धार करना है। उसका भी DPR बन गया है और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हम दिलाने का काम करेंगे। तो ये नगर विकास योजना विभाग से हमने इन योजनाओं को स्वीकृति दिलाया है। दूसरी बात है कि एकंगरसराय में जो सड़कें चलने की स्थिति में नहीं थी, काफ़ी जर्जर स्थिति में था, उन सड़कों का निर्माण कराने का भी काम हम लोगों ने शुरू किया है। आप जानते होंगे और देखे भी होंगे, एकंगरडीह से जो सड़क आई है कोसियामा तक, वो ऐसी स्थिति थी कि आम आदमी उसमें पैदल चलने की स्थिति से भी लाचार था। उस रोड में काम लगा हुआ है। और फिर हम लोग मीना बाजार से लेकर के जो तिल्हाड़ा रोड गई है, उस रोड का भी स्वीकृति हुआ, वो भी MR से टेंडर हो गया है, उसमें भी काम लगेगा। फिर और भी जो छोटा छोटा रोड है, जो ग्रामीण सड़कें हैं जिसकी स्थिति खराब है, सबका हमने अपने फेसबुक पर बहुत पहले ही डाला था, आप लोग देखते होंगे, सबकी स्वीकृति मिला है। यानी हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं कि इस्लामपुर विधानसभा एक सुंदर और विकसित विधानसभा बने, और हम अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करके जितना बन सके आम जनता को सहयोग करें और आम जनता की समस्या का निदान कर सकें। इस सोच को प्रकट करने के लिए आपको प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। और अंतिम बात जो हम कहना चाहते हैं, कल से अभी हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का बैठक हुआ था, और बैठक के बाद हम लोग सदस्यता भर्ती अभियान की समीक्षा कर रहे थे। सदस्यता हम लोगों का पूरा हो गया।
एकंगर इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एकंगर प्रखंड में 142 मतदान केंद्र है। हर मतदान केंद्र पर हम लोगों का 2 सक्रिय सदस्य और 50 साधारण सदस्य हर बूथ पर हम लोग बनाने का काम किए हैं। हम लोग अब इसकी कॉपी राज्य कार्यालय को जमा करने जा रहे हैं, तो इसकी भी सूचना आपके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। बूथ कमेटी का भी निर्माण हम लोगों को आगे करना है। पहले से बना हुआ था, फिर नई कमेटी बना के हम लोगों को चुनाव के मैदान में उतरना है। और कल से जो हमारा कार्यक्रम पहले से चल रहा है, चलो गांव की ओर, उसका कल से एकंगरसराय प्रखंड में हम विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। कल मंडाज पंचायत में हम लोग इस कार्यक्रम को संपादित करेंगे और हम अलग से आपको अपने आईडी से डालेंगे कहाँ कहाँ कितना बजे हमारा कार्यक्रम है। हमारे साथी सब बना रहे हैं और कल से हम लोगों का गांव की ओर चलो कार्यक्रम का भी शुरुआत होगा। और इसके पीछे जो मुख्य मकसद है, हम चाहते हैं कि हर गांव में जाकर के जो छोटी बड़ी जो कुछ भी समस्या है और जितना हमसे संभव है उन समस्या का निदान करें, प्रयास करें कि निदान हो और उससे जितना हमसे बंद पड़ेगा विकास के काम को हम आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के कल से हम लोग गांव की ओर चल रहे हैं और मई महीना में एकंगरसराय प्रखंड का प्रयास है हम लोग का कि हर एक गाँव में पहुँच मई अप्रैल के बाद मई के 15 मई तक हम लोग पूरे गांव को घूम करके जो हम लोग का 2024-25 का वित्तीय वर्ष है उसमें जो विधायक फंड में जो राशि है उसका जितना हम लोग उसे बंद पड़ेगा उसका उपयोग करके हम लोग विकास का काम करेंगे। इन्हीं बातों की जानकारी देने के लिए आप लोग को बुलाए थे। यदि कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। का 5 विधायक 4 विधायक मतलब छोड़ दिए आज कौन हम विधायक नहीं, कार्यकर्ता छोड़